हेलो एंड पखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में हम बात करेंगे इस रीजन के हवाले से, यकीनन पाकिस्तान, इंडिया, अफ़गानिस्तान, और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। यानी हम सुनते आ रहे हैं कि लास्ट कुछ मंथ से कनाडा का एलिगेशन वर्सेस इंडिया, अब अमेरिका का क्या रहा है, इस हवाले से बात करेंगे। और क्या जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं उस तरीके से इंडिया के साथ या बात या फिर कोई और चीज उस तरीके से की जा रही है, या कुछ हमारे पाकिस्तान के कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यार ठीक है, इंडिया के साथ कुछ थोड़ा सा सेटलमेंट ठीक है, ऐसा कोई प्रेशर वेशर नहीं डाल सकते। इसके पीछे हकीकत क्या है? और इंडिया एक मतलब जिसे कहते हैं कि उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसका कितना बड़ा रोल है इस चीजों के हवाले से। पाकिस्तान की भी बात करेंगे कि पाकिस्तान क्यों पीछे रहा, वो क्यों आगे रहे। इन सारे मुद्दों पे बात होगी आज, और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दो सीनियर पैनलिस्ट हमारे साथ है। यकीनन आप दोनों को जानते हैं। पाकिस्तान से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद नज़ीर साहब। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आप उनको देखते रहते हैं, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी टीवी चैनल्स पे। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब, पोमोनेट हमारे साथ मेरे प्लेटफॉर्म से भी, अपना यूट्यूब भी है उनका, और मुख्तलिफ जगहों पे आप उनको देखते रहते हैं। तो ब्रिगेडियर साहब आपका और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया शो ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू फखर भाई, डॉक्टर थैंक यू बोथ ऑफ यू, थैंक यू बोथ ऑफ यू। ब्रिगेडियर साहब थोड़ा सा स्टार्ट लूंगा डॉक्टर साहब से, क्योंकि बात हम शुरू कर रहे हैं इंडिया वर्सेस अमेरिका एंड कनाडा वाले इशू से, तो स्टार्ट इनसे लेते हैं, फिर आपका टेक लेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में ये बात की जा रही है कि शायद कुछ थोड़ा सा हाथ होला है। अगर किसी और के साथ अमेरिका का मसला होता तो शायद वो उनकी सख्ती और तरीके से होती है, और हमने माजी में देखा भी है। क्या ऐसी चीज है, क्या मतलब वो कहा जाता है कि क्या तिगड़म लड़ा है इंडिया ने, कि वो वाली चीज नहीं है। मतलब ठीक है, मुद्दा उठा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि कोई क्योंकि शायद एशिया में एक और तरीके से देखा जाता है कि किसी का मर्डर हो गया, इस तरह की कुछ चीज हो गई, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में किसी और तरीके से देखा जाता है। क्या आपका टेक है इस चीज की? नहीं, मैं फखर भाई थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, मैं इस एनालिसिस से संतुष्ट नहीं हूँ कि उन्होंने हाथ कोई और होता तो किसी और तरीके से ट्रीट करते, हमको अलग ट्रीट करें, ऐसा नहीं है। सिचुएशन बदल गए हैं। हमने न्यूक्लियर विस्फोट किया था, जब परमाणु पोखरण 2 किया था, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। हमने सुपर कंप्यूटर्स बनाने की कोशिश की थी, हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे। हमने रशिया के साथ जब दोस्तियां की थी तब भी हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए थे। सिक्योरिटी काउंसिल में गोवा में जो मैटर था हमारा, गोवा में जो पुलिस एक्शन हुआ था पुर्तगाल के अगेंस्ट में, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल में हमको कहा गया कि इन्होंने यूज ऑफ फोर्स किया, आर्टिकल 2 क्लॉज 4। ब्रिगेडियर साहब समझते होंगे यूएन चार्टर का, वो हमने वायलेट किया जबकि गोवा वाज अ पार्ट ऑफ टेरिटरी। तो ऐसा कतई नहीं है कि हमें हौला ट्रीट किया गया या पाकिस्तान को हमसे बुरी तरीके से ट्रीट किया गया। आप देख ले, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाया, अमेरिका वाज साइलेंस। पाकिस्तान ने जो है ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ रखा, अमेरिका ने क्या किया? कुछ नहीं किया, उसको मारा, और उसके बाद उन्होंने आपके साथ कॉमन फ्रेंडली रिलेशनशिप रखे। ये एफएटीएफ तो अभी आना शुरू हुआ है, जब उन्होंने टेररिज्म को सीरियसली लेना शुरू किया कि गन इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, टेररिज्म के अदर मीन्स हैं, उस पर भी आपको अटैक करने पड़ेंगे। फाइनेंशियल मीन्स हो गए, सोशल मीन्स हो गए, उसके बाद आइडियोलॉजिकल मीन्स हो गए, इससे तो आपको कलेक्टिवली लड़ना पड़ेगा। तो आज जो इंडिया के साथ उनका बिहेवियर है वो सिचुएशन को चेंज कर रहा है, क्योंकि चाइना का राइज, वेस्टर्न जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसका डीके, वेस्टर्न सिविलाइजेशन के पावर का वीकेंड हो जाना, ये सब चीजें जो है वो वेस्टर्न लेड जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको थ्रेटन कर रही है। नाउ दे आर लुकिंग फॉर सिंसियर अलाइज, दो ऐसे अलाई जो कि उनको एकदम, जिसे कहते हैं ना, विद द सेम सेट ऑफ फैक्ट इन देयर माइंड, वैसे अलाइज ढूंढ रहे हैं। वैसे अलाइज वॉर ऑन टेरर में उन्होंने आपको चूज किया था, बट दे वर सरप्राइज्ड व्हाट वाज इन। वो वॉर ऑन टेरर में आप मिलके लड़ रहे थे, बट उनको ये समझ में आ गया कि उनका टेरर कुछ और है और आपका टेरर कुछ और है, बिकॉज टेरर बेसिकली तो वॉर ऑन जिहाद ही था ना। तो ऐसा कुछ नहीं है फकर भाई, इंडिया की सिचुएशन बदल गई और चाइना का राइज हुआ, इंडिया का राइज हुआ, और वेस्टर्न जो पावर था इक्वेशन वो कम हो गया, तो वो आप उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे। उनको पता है दे कैन नॉट अनॉय एवरीवन। ओके फाइन। ब्रिगेडियर साहब, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई उन्होंने खास किस्म का बर्ताव किया है,
बिल्कुल उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी दी कि जो पावर शिफ्ट है वो अमेरिका से शायद एशिया की तरफ आ रहा है। चाइना उसमें यकीनन एक बड़ा स्टेक होल्डर है, अब इंडिया इमर्जिंग है और बाकी कंट्रीज भी कर सकती हैं। तो वाकई ऐसा है या आपकी नज़र में ये चीज़ क्या है जो कुछ हमने लास्ट 2-3 महीनों में देखा, कनाडा ने जो कहा, फिर अभी रिसेंटली अमेरिका ने कहा और कहा कि जी G20 में भी ये इशू रेस किया गया था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ, लेकिन आप किस नजर से इस चीज को देखते हैं? बहुत शुक्रिया। जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि इंडिया वर्सेस चाइना या इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया एशिया में, तो मेरे ख्याल में जो अमेरिका का स्पेशली और फिर उसके बाद यूरोप का जो इंडिया की तरफ अप्रोच है, वो अप्रोच जो पहले दहाई के मुकाबले में अब बहुत ज्यादा बदल चुका है। जाहिर है कि हर मुल्क के अपने मफादात होते हैं और उस मफादात को आगे करते हैं और उसके लिए मुख्तलिफ मुल्कों को इस्तेमाल करते हैं। तो यही बात है कि अब इंडिया एक तो ठीक है कि इकोनॉमिकली काफी बूस्ट कर गया है, दूसरा उनका डिप्लोमेटिक क्लाउड भी काफी पहले की बनिस्बत अभी ज्यादा रेलेवेंट हो चुका है उनके उसमें। और तीसरी बात यह है कि आप देख लें कि कुछ मुआहिदे ऐसे हुए जो कि पहले इसका गुमान या इसकी तरफ कोई भी वेस्टर्न पावर और स्पेशली अमेरिका जाने के लिए तैयार नहीं था। जिस तरह के स्पेशल मतलब है कि उसमें अपने कवानीन में अमेंडमेंट करके जिस तरह न्यूक्लियर का मुआहिदा हुआ, फिर उनके कितने रिएक्टर्स थे जो उनसे बाहर रखे गए, फिर दूसरा ये हुआ कि उनके साथ जो बेका का मुआहिदा हुआ वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंटरऑपरेबिलिटी का जो मुआहिदा हुआ कि दोनों ममालिक के विजिबिलिटी पूरे रीजन में वो शेयर करेंगे रियल टाइम इंफॉर्मेशन। फिर जो लॉजिस्टिक के तौर पर अमेरिका को यहाँ पर पाँव जमाने के या उनको फैसिलिटेट करने के, और उसके मुकाबले में जो इंडिया को स्पेशली इंडियन ओशन का एक किस्म का सिक्योरिटी ऑपरेटर्स या सिक्योरिटी मैन के तौर पर देखा जा रहा है। फिर उसके बाद जो साउथ चाइना सी है उसमें इंडिया का किरदार, और फिर जो आकूस है उसको देखा जाए तो बहुत सारे मामले, और इसके अलावा अमेरिका का जो एशियन सेंचुरी की तरफ फिर उनके जो बाहरी बेड़े यहाँ पर मुतयन हुए, फिर जो अमेरिका का जो नैरेटिव है चाइना को कंटेन करना, तो उसके लिए मेरे ख्याल में कि जो बड़ा मुल्क उनको मिलता है वो जाहिर है कि इंडिया मिलता है, और इंडिया का उनके साथ मसाइल भी हैं जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर है। इसके अलावा आप देखा जाए तो ये जो आसानियां है, ये जो रिप्रोचमेंट है और ये जो खुसूसी रियायतें हैं और जो इंडिया को मिल रही, तो जाहिर है इसके पीछे कुछ तो है, और वो क्या है, वो जाहिर है कि चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया को एज ए बुलवर्क इस्तेमाल करना। दूसरी बात ये है कि इंडिया के डेमोक्रेसी को और इसके जो इकोनॉमिक क्लाउड है उससे भी फायदा उठाना। तीसरी बात यह आ जाती है कि इस खित्ते में स्पेशली जो आप देख ले कि अगर साउथ चाइना सी है या इंडियन ओशन है, जहां पर चाइना का दारोमदार बहुत ज्यादा है, जहां तक लॉजिस्टिक या तेल की सप्लाई है उसके लिहाज से भी। लेकिन जहां तक मैं देखा हूं ये जो इशू है स्पेशली जो कनाडा में हुआ कि वहां पर एक सिख एक्टिविस्ट को उन्होंने निशाना बनाया और ट्रूडो ने बाकायदा, और इसके अलावा वो शेयर किया अमेरिकन CIA के साथ, और फिर जो G20 का इजलास था उसमें भी बताया गया ट्रूडो ने मोदी साहब को। और दूसरी बात कि दोनों के दरमियान डिप्लोमेटिक रो हो गया, जिसकी वजह से कुछ डिप्लोमेट्स उनके निकाले गए इंडिया से, और इसी तरीके से कनाडा से भी निकाले गए। और फिर उन्होंने कहा कि ये क्रेडिबल एविडेंस है, और वो क्रेडिबल एविडेंस ये था कि जहां तक सिख की बात है या खालिस्तान की बात है, तो इनका डायस्पोरा बड़ा एक्टिव है, और वो मुख्तलिफ ममालिक के उन्होंने रेफरेंडम किया खालिस्तान के लिए, और फिर स्पेशली कनाडा, UK, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर काफी उनकी से है, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। तो जाहिर है कि इस लिहाज से उनके लिए ये जो सिख है, ये कम्युनिटी एक पॉलिटिकल स्ट्रेंथ रखती है।
और फिर दूसरी बात ये है कि उस पर भी मतलब है कि इराक को ये समझ नहीं आया कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो एक दफा तो पकड़े गए, फिर दूसरी दफा पर उन्होंने अमेरिका में जो सिख रहनुमा था गुरपतपुर पनन जो है पनन, उसको निशाना बनाने की कोशिश की और उसकी सुपारी दे दी तकरीबन $1 लाख, और उसके कोई एडवांस पे दिए $15,000 मैनहट्टन में, और फिर उसके बाकायदा उन्होंने कहा कि और भी टारगेट से हम आपको मजीद देंगे, और वो उनके जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अथॉरिटी है उनका अंडर कवर एजेंट था उसने, और फिर ये जो इनका नकेल गुप्ता है उसने उसको हायर किया था जो कि एक सिक्योरिटी ऑपरेटिव है। तो जाहिर है ये हाथ जो है ये एक तो डिप्लोमेटिक धचका लगा है इंडिया को, दूसरे मुल्क में उनके डायस्पोरा या सिख को मारना जो कि डुअल सिटीजन है, वो भी अमेरिका का भी कनाडा का भी, और अगर ये चीज होती है तो फिर उससे दहशतगर्दी बढ़ती है। और छोटी बात ये आ जाती है कि ये जो हाथ खोला है वाकई वो नजर आता है, लेकिन जाहिर है कि अगर ये मजीद इस पर बढ़ते हैं और इस तरीके से अगर सिख रहनुमाओं को मारते हैं तो मेरे ख्याल में कि ये फिर उनके लिए एक रेड लाइन हो जाएगी। अभी तो उस पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन शायद ये हो जाए अगर ये सिलसिला जारी रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रिगेडियर साहब ने 2-3 नहीं बल्कि 4-5 पॉइंट्स रेस किए हैं। एक मतलब इंडिया की यहाँ पे इस रीजन में प्रेजेंस चाइना के लिए अमेरिका के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये है। दूसरा ये है कि रॉ की मतलब ये वाला जो ऑपरेशन है वो कह रहे हैं कि भाई इसमें डिप्लोमेटिकली इंडिया को मसाइल फेस करने पड़े। क्या चीजें ऐसी हुई कि आपको लगता है कि हाँ ये हुआ है? और एक पॉइंट और लास्ट, फिर आप इसको आंसर कीजिएगा कि वाकई ये मतलब पूरा एक प्रोसेस किया गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इसको मतलब डिनाई कर रही है और वो कह रही है कि भाई हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के आप कुछ सबूत जो प्रूफ्स हैं आपके पास वो हमारे साथ शेयर करें। क्या चीजें हैं? देखिए फकर भाई, रियल पॉलिटिक्स की बात करें तो किसके ऑपरेटिव्स काम नहीं करते या किस कंट्री के ऊपर ये आपस में इल्जाम नहीं लगे, ये दीज आर द पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस। क्वेश्चन ये है कि आर यू अ रोग स्टेट, दैट इज द क्वेश्चन। ऐसी हरकतें इंडिया में अमेरिका भी करवाता है, वहां भी CIA एजेंट है, और इंडिया का भी पूरा हक बनता है कि वहां वो करवाए, अपनी जानकारियां रखे। But so this is not the problem. The question is, are you a rogue state? Are you North Korea? Are you Pakistan? Are you kind of China, जिसको वो rogue state की कैटेगरी में डाल रहे हैं? या एक है कि भाई ठीक है, आप ऐसी गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ आप जो कर रहे हैं, ये कनाडा को एक तरीके से दे वांट टू गिव सम लीवे और सम हाई मॉरल ग्राउंड टू कनाडा, क्योंकि कनाडा ये कह रहा है कि भाई वी आर फीलिंग लेफ्ट आउट। वरना मैं ये पूछ रहा हूं, ब्रिगेडियर साहब बड़े हैं, मुझसे जानते हैं, भाई अगर वो हत्या हुई जो पिछले वाले थे हरदीप सिंह निज्जर, मैं इनको सिख नहीं कहता बिकॉज सिख तो मैं हूं। अगर मैं, मेरे ही भाई बहन जो हैं वो सिख बने हुए, मैं अपने आप को सिखों से अलग नहीं कर सकता। मैं ही सिख हूं, मैं ही हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मेरे हिसाब से तो मैं मुसलमान भी हूं। तो वो सिख लीडरशिप को तो नहीं रिप्रेजेंट करते ना, वो एक आइडियोलॉजी है जिसके कि वो बहुत छोटा सा पार्ट है। अमेरिका ये कह रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर अटैक करने की कोशिश गई, हम इसको ट्रायल करेंगे, करने दीजिए ट्रायल, लेट द ट्रायल। अभी तो चार्ज लगे हैं ना, उस चार्ज के बाद आगे क्या होगा देखेंगे। हरदीप सिंह निज्जर के केस में तो आज तक कुछ नहीं आया। क्या कनाडा की पुलिस इतनी कमजोर है? भाई वो सारे के सारे दस्तावेज कहाँ है वो बंदा किसने मारा, पैसा कहाँ से आया, कैसे वो आया, किस रूट से आया, सिटीजनशिप क्या है, क्या वो कैनेडियन है, क्या वो इंडियन है, कुछ पता नहीं है। आर यू सो हेल्पलेस? जो लोग ओसामा बिन लादेन को 8 बिलियन लोगों में से ढूंढ के निकाल सकते हैं, वो इतने बड़े कमजोर हो गए कि उनको हरदीप सिंह निज्जर के वो नहीं मिल रहे हैं। दैट्स दी पॉइंट। ये इज इंडिया रोग स्टेट? क्या अमेरिका इंडिया को रोग स्टेट मानता है कि इंडिया इज नॉट ए डेमोक्रेटिक, इट्स नॉट अ रूल ऑफ लॉ बेस्ड कंट्री, बट इट इज समथिंग व्हिच इज
जिसे कह लीजिए कि बड़ी और अनऑर्गेनाइज सी और कंगारू लैंड है, इस टाइप की कंट्री तो नहीं मान रहे। वो ये मान रहे हैं कि हाँ आप आपकी कुछ पॉलिसीज ऐसी हैं जिनमें आप ओवर द टेरिटरी जाकर के, आउटसाइड द टेरिटरी जाके आप लोगों को असैसिनेट कर रहे हो। वी डोंट अप्रिशिएट इट। एटलीस्ट अमेरिका को ये कहने का हक तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कई बार एग्जांपल दिए, जितनी तबाहो बर्बादी इन्होंने मिडिल ईस्ट में की है इसी पॉलिसी को लेकर के। बेचारे सद्दाम हुसैन को मारा, वो उसके बाद लीबिया वाले जो थे गद्दाफी का उन्होंने मोहम्मद गद्दाफी का काम किया। ईरान में भी जो रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें भी शाह के मुंह में जबरदस्ती डेमोक्रेसी घुसेड़े पड़े थे ये, और वहां पे जो आज हुआ ये उसके they have lots of hands on their blood because of their this policy of change in regime. We don't believe in change in regime. तो हमारा ये सिंपल कहना है कि भाई आप पन्नू को प्रोसिक्यूट करो। आज तो FBI के चीफ वहां पे आए थे इंडिया में, जो उनके काउंटर पार्ट है उनसे मिलके गए। They both understand कि we have sensitivities. वो इतना ही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रिलेशनशिप में इरिटेंट है, बट दे आर नॉट सेइंग कि इंडिया एक रूग स्टेट है और इंडिया को हम बायकॉट करेंगे, इसको FATF ले जाएंगे, वी विल एक्सपोज इंडिया। नन ऑफ देम आर सेइंग दैट। इट्स अ माइनर इरिटेंट। और वो भी ये कहना चाहते हैं कि आप, वैसे मैंने कहा इंडिया ने भी तो रिसेंटली अमेरिका के जो जिसे कहते हैं ना रबिंग द फेदर किया है, उन्होंने रशिया से वेपन खरीदे। वो ब्रिगेडियर साहब ने बताया कि हमको 123 एग्रीमेंट में स्पेशल उन्होंने छूट दी, हमारे साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी, और हमने उनकी जगह जाकर के फ्रांस से न्यूक्लियर डील कर ली थी। ये एक अलग बात है, वो अभी तक हुआ नहीं। दैट्स डिपेंडिंग पॉइंट। ये सिंपल से फकर भाई ये है कि दीज आर द पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। भाई कोई भाई में डिफरेंसेस होते हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप, बट दिस इज नॉट सीरियस इनफ कि भारत और अमेरिका का जो रिलेशनशिप है फकर भाई, ये आने वाले वर्ल्ड ऑर्डर के पिवट है। द फ्यूचर वर्ल्ड ऑर्डर विल बी गवर्न्ड बाय इंडिया एंड अमेरिका पुट टुगेदर, बिकॉज और कोई दूरी है ही नहीं है। क्योंकि चाइना बन नहीं सकता, चाइना अपने ही वे में चला गया। आज आप देखिए इटली भी निकल आया BRI से। आप धीरे धीरे देखिए BRI जो है इट विल फॉल फ्लैट बिकॉज ऑफ इनका फाइनेंशियल स्कीम जो उनका डेट ट्रैपिंग का स्कीम है। और सारी दुनिया ये कह रही है, अमेरिका ये कह रहा है, जैसे अभी आपने देखा था यूरोप, इंडिया, यूरोप और सऊदी अरेबिया के जो सलमान साहब है उनके साथ मिलकर भी वो एक कनेक्टिविटी की बात आई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनाने के कई तरीके हैं, सिर्फ चाइनीज एक साधन नहीं है। सो कमिंग ऑल इन ऑल, ये माइनर जिसे कह लीजिए अटेम्प्ट है। इसको अगर आप सोच रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा इससे फर्क पड़ने वाला है, नथिंग। ये पन्नू के लिए कोई भी, नो वन इज गोइंग टू टेक दिस रिलेशनशिप आउट ऑफ द ट्रैक। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक बात डॉक्टर साहब ने की, और वो ये है कि ये चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका और इंडिया के दरमियान बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं हैं, बहुत क्लोज रिलेशन हैं। और इंडिया ने मतलब दिखाया भी है, जिस तरीके से रशियन ऑयल खरीदना हो या S-400 सिस्टम खरीदना हो, इस तरह की चीजें उन्होंने की। साहब, हम पाकिस्तानी आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप सर्व कर चुके हैं और काफी सारी चीजों का आप बेहतर जानते हैं। हम क्यों नहीं बैलेंस कर सके रशिया, US और चाइना में? क्योंकि जब हम चाइना के साथ होते तो हम कहते हैं अमेरिका हमसे नाराज हो रहा है। ईरान से हम पाइपलाइन 15-20 साल हो गए, पाइपलाइन इसलिए नहीं लेके आ रहे कि सब कह रहे हैं कि भाई वो अमेरिका उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो ऐसी कुछ चीज हम क्यों नहीं कर पाते कि हम कहें कि यार बैलेंस चले, जहां पे हमें फायदा हो। बिल्कुल हम अमेरिका के साथ भी बैठेंगे, हम चाइना के साथ भी बैठेंगे, हम रशिया के साथ भी बैठेंगे, हम मिडिल ईस्ट और हिंदुस्तान के साथ भी बैठेंगे। देख लो, जो बड़े पावर्स की पॉलिसी होती है तो कोई मुल्क उससे आइसोलेट नहीं रह सकता, एक तो ये। और दूसरा, जो सुपर पावर्स होते हैं वो हर किसी का नेबर होता है, ये भी एक बात है। और तीसरी बात यह आ जाती है कि उनकी जो से है, वो UN में हो, वो बाकी फोरम्स में हो, वो बड़ी मजबूत होती है। और जाहिर है कि हाथी के पांव में सबका पांव होता है, ये भी एक बात है। तीसरी बात यह आ जाती है कि जहां तक इंडिया की बात है, तो ये नई नवीली दोस्ती है जो कि आगे बढ़ रही है। मैं हेनरी किसिंजर को कोट करूंगा कि जो अमेरिका का एनिमी है, मतलब है कि टू बी द एनिमी ऑफ अमेरिका इज डेंजरस, बट टू बी द फ्रेंड ऑफ अमेरिका इज कैटास्ट्रोफिक। तो हम दोस्ती देख रहे हैं, अब इनकी नई नवीली दोस्ती है
और देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी बात यह आ जाती है कि आप बैलेंस की बात कर रहे हैं, तो देख लो बैलेंस तो इंडिया का कितना बड़ा सरहद है चाइना के साथ, और चाइना एक उभरता हुआ पावर है, वो हम एक्सेप्ट करें या न करें, BRI फेल हो, आगे जाए न जाए, लेकिन दैट इज ए रियलिटी। और उस रियलिटी को देखो तो आप अपने खिते में एक सुपर पावर के साथ सींग नहीं अड़ा सकते। मेरे ख्याल में कि ये स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली और अदरवाइज भी डिट्रीमेंटल टू द रीजनल पीस एज वेल एज टू द बिग पावर रिलेशंस। एक तो ये बात है, ठीक है, वो हमने भुगता है और शायद इंडिया इससे सबक ले कि वो न भुगते इस चीज को। तीसरी बात यह आ जाती है कि जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो देख लो पाकिस्तान मेरे ख्याल में क्योंकि दूसरा मुल्क होता, आपने देखा सीरिया ने क्या कहा, इराक ने क्या कुछ किसका बिगाड़ा था, या लीबिया एक बड़ा वेलफेयर स्टेट था, उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। मिडिल ईस्ट को जो तलपट किया और वहां पर जो अरब स्प्रिंग आया, वो अरब स्प्रिंग के जरिए कितने मुल्क और कितने रिजीम चेंज हो गए और कितना नुकसान हुआ। जाहिर है ये बड़े पावर्स के जो तरीक़ाकार होता है वो बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन इस खतरनाक सूरत हाल में भी रशिया इधर आया, पाकिस्तान का नेबर बना और एग्रेसिवली आया था। सोवियत यूनियन क्या बना। 79 दूसरी बात ये अमेरिका आया 20 साल, उनका सबसे पावरफुल जो मिलिट्री मशीन था नेटो, वो आया, पाकिस्तान अपनी जगह मौजूद हुआ और वो चले गए। तीसरी बात, जहां तक चाइना की बात है, उनका पाकिस्तान के साथ जो रिलेशंस है, या जो BRI का स्मार्ट एंड शॉर्टेस्ट फ्लैगशिप वो है, रूट है CPEC, उस पर काम हो रहा है और काफी हद तक हो रहा है। छोटी बात यह जाती है कि पाकिस्तान पर कितने, मतलब है कि इसको न्यूक्लियर पावर बनने में कितने दिक्कतें, कितने सैंक्शंस उन पर हुए हैं। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान ने अगर जो पॉलिसी, इसके बावजूद कि अमेरिका बादशाह है और उसके बहुत ज्यादा पाकिस्तान के मिलिट्री डिपेंडेंस है, लेकिन चाइना के साथ अपने ताल्लुकात पूरी तरह से रखे हुए हैं, दो सुपर पावर। इसके अलावा आप रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात बना रहे और उधर से भी तेल और ये चीजें ले रहे। हाँ, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि S-400 ले ले, हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि राफेल ले ले, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो J-10 ले रहे हैं या F-17 बना रहे हैं। तो जाहिर है हमारे जो वो कन्वेंशनली जो बेयर मिनिमम या डिटरेंस है उसको मेंटेन कर रहे हैं, जो कि एक 7 टाइम्स बड़े पावर के साथ। दूसरा, अगर न्यूक्लियर कंप्रिहेंसिव डिटरेंस है तो वो भी अपनी जगह पर हम मेंटेन कर रहे हैं। और तीसरी बात ये आ जाती है कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंस बाज़ औक़ात महंगा भी पड़ता है, और ये हमें महंगा पड़ा है। उसके हमने इक़्तिसादी नुकसान, टेररिज्म वगैरह के जो मसाइल है, फिर इनके हाँ जो नेबर्स हैं वो छोटे छोटे नेबर, हम बांग्लादेश या नेपाल या भूटान एक पावर है और वो चाइना है। हमारे यहाँ तो अफगानिस्तान पिछले 45 साल से वो या तो रशिया आता है या अमेरिका आता है, या वहां पर आपस में जंग होता है और फिर वो स्टेबल ही नहीं रहा। फिर इस तरह ईरान भी ज्यादा स्टेबल नहीं रहा। तो हमारी तो अनफॉर्चुनेट सन, अगर यही नेबर अफगानिस्तान इंडिया का होता तो शायद कुछ और बात होती, और हम इस सब चीजों को हम संभाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को भी इस टाइट सिचुएशन में भी अपनी पॉलिसी को या अपने बैलेंस को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। और मेरे ख्याल में ये इरिटेंट जो है ना पाकिस्तान और इंडिया का, वो जो मसाइल हैं, अगर ये थोड़ा सा इंडिया बड़े वो भाई का और उसके अलावा थोड़े से बड़े दिल का अगर वो इजहार करे, तो मेरे ख्याल में कि इतना कुछ उनको खर्च नहीं करा। और फिर ये जो 2.5 फ्रंट सिनारियो है, इससे थोड़ा सा निकल आए। फिर जो मोसाद की हैपिंग है या जो इजराइल की है, इसके अलावा सुपर पावर को कॉपी करना, इससे थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि अभी वो वक्त नहीं आया है जब वो फिर पकड़े जाते हैं। सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज ये करती है, मैं मानता हूँ डॉक्टर साहब की ने जो बात की, लेकिन पकड़े नहीं जाते। हम पर भी करीबा बलूच का वो लगा था, ईसाई पर,
लेकिन पकड़े नहीं गए, हमने नहीं किया था, प्रूव नहीं कर सके। इसी तरह यहाँ पर जो गुलजार इमाम था, उसको जिस तरीके से हमने फिर उनका जो यादेव साहब हैं, कलभूषण यादव साहब, वो भी एक लाइव सिलसिला है। तो करते तो हम भी है, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज का अपना एक तरीकाकार होता है और पकड़े नहीं जाना है। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिगेडियर साहब ने उठाया, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। तो इसमें थोड़ा सा टेक चाहूंगा। करीमा बलोच, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था और पहले कहा गया कि ये जी पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज का काम है, लेकिन ये वाली बात अब ऑलमोस्ट 2 साल से ज्यादा उसको हो गए। और मेरे ख्याल में एक अनफॉर्चुनेट उनकी जो भी था, जिसने भी किया, मेरे ख्याल में वो एक गलत है। शी वॉज एक्टिविस्ट। लेकिन और गुलजार इमाम शंबे की स्टोरी भी शायद आपने पढ़ी होगी कि किस तरीके से, और मतलब इस्तांबुल और कहाँ से उनको चार्टर्ड प्लेन में उठा के और लाया गया, और अभी वो यहाँ पे है, बल्कि अब अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे होते हैं। तो ये पॉइंट, हालांकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मुकाबले में ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं, क्योंकि वो सर्व कर चुके हैं, क्योंकि आर्मी में रह चुके हैं ब्रिगेडियर लेवल के, तो उनको ज्यादा पता है कि यार हमारे पास कितनी मतलब वीकनेस और स्ट्रेंथ है और हिंदुस्तान के पास कितनी है। इकोनॉमी आप लोगों की हमसे अच्छी है, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें आप काफी आगे चले गए हैं, इसलिए टॉप 5 टॉप 4 में आ गए। लेकिन ये वाला पॉइंट कितना आप एग्री कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब की इस बात से कि एजेंसीज ये करती है लेकिन पकड़ी नहीं जाती? नहीं, मैं कतई सहमत नहीं हूँ। अभी 1-2 साल पहले नीदरलैंड में किसी आप ही के पत्रकार को मारने के लिए गए थे, इंग्लैंड से बाकायदा पैसे दिए गए थे। इंग्लैंड के बंदे को, वो वहीं रहता था, पाकिस्तानी बंदा था, उसको नीदरलैंड की पुलिस ने पकड़ा, सब इंटरसेप्ट करा और बाकायदा उसको भाई वो आपके पत्रकार, मैं नाम आपको यूट्यूब से या उस पर ढूंढ के बता दूंगा, 2-3 साल पुरानी केस है ये। सो बिल्कुल पकड़े जाते हैं। जब आप असैसिनेशन अटेम्प्ट करते हैं तो आप समटाइम यू गेट थ्रू, समटाइम यू डोंट। और रही बात कुलभूषण जाधव की कि वो एक स्पाई है, वो सिर्फ पाकिस्तान के मेकशिफ्ट बिलीफ के लिए, ये तो गागालैंड की बात हो गई ना। हम तो आईसीजे में चले गए, आप अपने किस जासूस के लिए आईसीजे में जाएंगे? हमने तो आपको कहा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इतना बड़ा फोरम दिया, हमने कहा प्रूफ कर दीजिए वो टेररिस्ट है और स्पाई है, आप वहां भी नहीं कर पाए। हमने तो उसकी फांसी की सजा कन्वर्ट करवा दी। तो अगर कुलभूषण जाधव आप स्पाई कह रहे हो, सैबोटाज एक्टिविटी में था, तो आप आईसीजे का केस जीत गए होते ब्रिगेडियर साहब। वो तो नहीं हुआ, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आप पकड़े भी जाते हैं और आपकी बात में सिवाय आपके कोई और समझता नहीं है, बिकॉज की देयर इज नो बेसिस ऑफ एनीथिंग। जो आप कह रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो हम नहीं समझ पाते हैं और शायद दुनिया भी नहीं समझ पाती। मैंने फिर कहा कि अभी देखिए, अभी तो उन्होंने पकड़ा है, केस चलेगा, सिंस अमेरिका एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है उनकी, सो वी विल फाइट इट आउट। अभी देखिए क्या होता है। हम तो कह रहे हैं कि हरदीप सिंह निज्जर के वो कहाँ गए भाई? ये तो यूरोप है, अरे सॉरी कनाडा है, 5 आईज हैं, इतना बड़ा इनका अपरेटस है, कहाँ गए वो हत्यारे? वेयर इज अ वेपन? हाउ डिड दे कम? आर दे इंडियंस? आर दे वो कोई अमेरिकन कॉन्टिनेंट के किसी और कंट्री के सिटीजन है? कौन है हमें क्या पता, कुछ नहीं पता है। सो फैक्चुअली इट्स करेक्ट, बट एक चीज मैं और कह के बंद करूंगा। देखिए, इंडिया और अमेरिका की दोस्ती नई नवेली को कहना ये एनालिसिस सही नहीं। जब इस रीजन में डेमोक्रेसी का फल, जो कि यूरोपियन स्ट्रक्चर्ड कंटेंट हमारा हमेशा से, हम लोग डेमोक्रेटिक ही रहे हैं, हमने कभी अंतर नहीं किया। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हम सर्वे संतु सुखिना सर्वे भवन्तु निरामया की बात करते हैं। हम कहते हैं कि भाई एकम सत बहुधा बहुधा विप्रहंति, यानी कि सब सच है, उसको मानने बताने वाले विद्वान अलग अलग तरीके से बताते हैं। हमारे यहाँ ये सब था। अमेरिका और इंडिया के बीच में डेमोक्रेसी तो आई, मगर हमारे यहाँ डेमोक्रेसी अमेरिका के साथ एक दूरी बना के रखी, बिकॉज हमारे कुछ लीडर सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट बेंट के थे या लेफ्ट लीनिंग थे, जिसकी वजह से हम दूरी नहीं आ पाए। बट देयर वाज ऑलवेज अ फ्रेंडशिप, देयर वाज अ टेंशन, देयर वाज नेवर अ लव लॉस्ट, बट देयर वाज ऑलवेज अ फीलिंग कि इंडिया, जैसे आपके ऊपर जब आपने पैटर्न टैंक का इस्तेमाल किया डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, डिस्पाइट कि आपने जो वो ट्रीटी साइन की थी सीटो सेंटो वाली की, आप कम्युनिज्म में फाइट करेंगे, कम्युनिज्म के अगेंस्ट में फाइट करेंगे, आपके ऊपर ये बैन लगाया था अमेरिका ने कि व्हाई आर यू यूजिंग आवर वेपन्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ऑल्दो उन्होंने बहुत कुछ टॉलरेट भी किया, बट ये दोस्ती को होना था। द ओनली थिंग इज दैट देयर वाज हिकअप।
इसको शुरू करने का काम बिल गेट्स ने किया, सॉरी बिल क्लिंटन ने किया, जॉर्ज बुश इसको उससे भी आगे लेकर के गए, और उसके बाद आप देख लीजिए ओबामा ने इसको एक कदम आगे बढ़ाया। ओबामा ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने कि जब नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर ये जबरदस्ती का बैन लगा था, उन्होंने वो बैन हटवाया, उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके प्रोटोकॉल तोड़ा और मोदी जी को जाकर के वो दूसरी जगहें दिखानी शुरू करी। सो पॉइंट ये कि इंडिया एंड अमेरिका वर डेस्टाइन्ड टू बी फ्रेंड। जस्ट जो मोदी जी का उन्होंने जब ज्वाइंट सेशन किया था कांग्रेस का अमेरिका में खिताब, वही बात मैं कह के खत्म करूंगा, जब उन्होंने कहा कि द टाइम हैज कम, द हिकअप्स शुड नॉट बी देयर एनीमोर। अब हमें दोस्त बनना पड़ेगा, बिकॉज़ दिस इज द नीड ऑफ टाइम। हम वी वर डिस्टेंट, वी शेयर कल्चर, वी शेयर सेम प्रिंसिपल्स। जी ओके ब्रिगेडियर साहब, लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा, टाइम खत्म है हमारे पास, लेकिन एक चीज आजकल अननाउन गनमैन के नाम से खबरें आ रही कि लोगों को मार रहे हैं, उसके ऊपर कोई नहीं है। और उसामा बिन लादेन के हवाले से यकीनन एक बहुत बड़ा, ठीक है अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस क्यों फेल हुई थी उस चीज के ऊपर, थोड़ा सा आपका शॉर्ट कमेंट चाहूंगा, फिर खत्म करें। देख लो, जहां तक उसामा बिन लादेन की बात है, अलकायदा की बात है, तो अलकायदा कहां से शुरू हुआ था, किस किस मुल्क में गया, और उसामा बिन लादेन किस किस मुल्क में नहीं गया, और फिर क्या ये 9/11 वाकई उसामा बिन लादेन ने किया था, ये भी बहुत बड़ा। और तीसरी बात ये कि अमेरिका ने अगर अफगानिस्तान से निकलना था तो उसको एक ट्रॉफी चाहिए थी, और वो ट्रॉफी उसके फेस सेविंग के लिए थी। और जाहिर है कि उन्होंने अपना इरादा तो ओबामा के जमाने में कि वी विल बी ड्रॉ डाउनिंग, और ड्रॉ डाउन के बाद उसके बाद उसमें उन्होंने एक किस्म की एस्केलेट भी किया, अपने मजीद ट्रूप्स भेजे। फिर उसके बाद आप देख लें कि डेमोक्रेट भी रहे और रिपब्लिकन भी रहे, और वो चारों प्रेसिडेंट्स इस दौरान जो रहे वो असिलेट करते रहे कि भाई अपने मुल्क को या कौम को जो हमने इतना बड़ा डंडोरा पीटा था उसके खिलाफ तो क्या दिखाएंगे, क्या उसकी कोई पिक्चर, क्या उसकी कोई वीडियो, क्या उसामा बिन लादेन को पकड़ने का कोई वो, ये सारी चीजें मंजरियाम पर आई है, नहीं आई है। और फिर अमेरिका के मोर देन 1000 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट, उन्होंने ये मतलब है कि अपने एनालिसिस में बताया है कि 9/11 वाज एन इंटरनल जॉब, जो कि कंट्रोल डिमोनेशन के जरिए ये हुआ था। मैं ये नहीं कहता, लेकिन उनके अपने लोग ये कह रहे हैं। और तीसरी बात यह कि उस दिन जो यहूदी थे वो क्यों गैर हाजिर रहे पूरे के पूरे ट्विन टावर से। तीसरी बात यह आ जाती है कि क्या प्लेन्स इतने बड़े बिल्डिंग्स को गिरा सकते हैं, और वो भी बेस से। चौथी बात यह आ जाती है कि अगर आपने उसामा बिन लादेन को सजा देनी थी तो पूरे अफगानिस्तान को 20 साल और उसके नेबर्स को क्यों सजा दी? क्या ये कलेक्टिव पनिशमेंट टू वेरियस कंट्रीज एक इंडिविजुअल के लिए या एक ग्रुप के लिए, इज इट पॉसिबल? क्या हम एक कटमल के लिए या एक उसके लिए अपना कंबल जला ले उसको पूरा? ये मतलब है कि सुपर पावर्स के अपने तरीक़ेकार होते हैं। अब आप देख लो कि जिस तरीके से इजराइल को मुख्तलिफ वेपन्स और डिजी कटर्स और जो मिसाइल दे रहे हैं, और वहां पर जो बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, ये तो उनके स्टैंडर्ड से, ये उनके डुअल फेयर से, ये उनके जो सो कॉल्ड ह्यूमन राइट्स वाली बात आ जाती है। तो आप देख लो कि कितने बच्चे, कितने औरतें और कितने न अस्पताल महफूज, न मस्जिद महफूज, न कोई पनाहगाह महफूज, न कोई रिफ्यूजी कैंप महफूज, और उसके बावजूद यूरोप भी जा रहा है, उधर भी जा रहा है, और सब कुछ मोर देन 200 प्लेन्स का जो असला उनको दे दिया गया। तो असल में इनके चेहरे भी बड़े गुनावने हैं। ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही हुआ है, ये हर उस मुल्क के साथ उन्होंने किया है जो कि उनके लाइन को उस तरीके से टो नहीं किया है। यही एक काशन के तौर पर मैं कहूं कि इंडिया भी होशियार रहे। ठीक, बिल्कुल सही है। और मेरे ख्याल में इंडिया शायद, अगर भाई वो जो मैंने बताया था इंसिडेंट नीदरलैंड वाला, उनका नाम था वकास गुराया खान,
जी जी उनको जी मारने के लिए भेजा था। जी 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 बिल्कुल 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 ठीक। तो खैर एनीवे देखते हैं कि इंडिया अपनी पॉलिसी जो पहले से उनकी चलती हुई आ रही है कि वो कहते हैं कि उनके फैसले जो हैं वो इंडिया के फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं, ना कि वॉशिंगटन में, ना सऊदी अरेबिया रियाद में, ना किसी और जगह पे अबू धाबी में, और ना बीजिंग में। तो क्या उस पॉलिसी को लेके चलते हैं, या जो हमारे साथ हुआ, जो ब्रिगेडियर साहब ने भी बताया कि हमारे साथ जो कुछ होता रहा पहली सोवियत वॉर में, उसके बाद अफगान वॉर में, और जो नुकसान हमें उठाना पड़ा, वो गलती किसकी थी, हमारी या इस सुपर पावर की? क्योंकि हर कोई सुपर पावर का नेवर होता है, ये भी उन्होंने बताया। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड ब्रिगेडियर साहब थैंक यू वेरी मच वंस अगेन कि आपने शो ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और डिबेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू।